बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा तालबात, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी कहते हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम केसी को मैथमेटिकली हम प्रूफ कर चुके हैं कि केसी को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे और हमने इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया। केसी के यूनिट, केसी सबसे पहले होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशनली अगर आप देखें तो केसी को हम लिख सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट्स to the product of the molar concentration of the reactants raised to the power of coefficients in a balanced chemical equation। आसान लफ्जों में समझें कि हमारे पास केसी क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन और जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स हैं उसको उसकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना दें। ओवर बटे में आप रिएक्टेंट्स जो हैं उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की उसके मोलर कंसंट्रेशन की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको उसके कोएफिशिएंट बना दे, तो आपके पास जो रेशो आती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की, उस रेशो को हम केसी कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है कि हमारे पास A प्लस बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसके लिए प्रोडक्ट बनती है C प्लस डी। अगर आप डायरेक्ट इसके लिए केसी लिखना चाह रहे हैं तो केसी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि सी डी ओवर ए और बी। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रेशो बनी है, इस रेशो को हम केसी कहते हैं। अगर आपके पास कोएफिशिएंट्स भी आ जाएं ए बी सी और डी, तो उन कोएफिशिएंट्स को एज सच आपने क्या कर देना है, उनकी पावर बना देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, केसी आ गया, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। याद रहे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर कोएफिशिएंट्स और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर कोएफिशिएंट्स। तो ये कन्वेंशनली ये आप आसान मेथड है, इजी वे है, आप केसी को लिख सकते हैं इस तरह। क्योंकि हमने केसी को मैथमेटिकली प्रूफ किया तो हमने देखा कि केसी के अपर में, जिसको हम शुमार कुनिंदा कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, वहां हमेशा क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, हमारे पास रिएक्टेंट्स आते हैं। तो केसी को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन, और जो उनके कोएफिशिएंट्स हैं उनको उनकी रिस्पेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देना। याद रहे कि केसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब आते हैं कि केसी के यूनिट्स क्या होंगे। तो केसी के यूनिट्स डिपेंड करते हैं आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर। अब आपके पास अगर किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल के बराबर हो जाए, क्योंकि एक रेशो है तो रेशो में एक दूसरे को वो दोनों कैंसल आउट कर देंगे, हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है तो केसी का कोई ना कोई यूनिट होगा। इससे पहले आप ये बात ध्यान में रखें कि एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूनिट जो है वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। अब सबसे पहले आप इसके लिए केसी लिखें, और केसी क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी HI की पावर 2 ओवर H2 और I2। अब आपको पता है एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूनिट क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ऊपर कितनी पावर है, 2, और बटे में मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हाइड्रोजन के लिए, और इसी तरह मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आयोडीन के लिए। तो देखिए ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो केसी का क्या आ गया, नो यूनिट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, यहां नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है तो केसी आप सबसे पहले लिखें, केसी क्या आ जाएगा,
कन्वेंशनली जो हमने तरीका इख्तियार किया है उसमें प्रोडक्ट को हमने न्यूमरेटर में लिखना है NH3 की पावर 2 और रिएक्टेंट्स को हमने क्या लिखना है डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये हमारे पास N2 और H2 की पावर 3। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर कितनी आ गई 2 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर नाइट्रोजन के लिए और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 3 हाइड्रोजन के लिए। तो अब देखें हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 2, क्योंकि ये देखिए 2 और हमारे बटे में कितने हैं 3 और 1 4। तो 4 में से अगर 2 निकाल दे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 2। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। और ये क्यूबिक डेसीमीटर 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, लेकिन माइनस था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास Kc का यूनिट आ गया इस रिएक्शन के लिए। तो देखिए Kc का कोई ना कोई यूनिट होगा जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। इफ the number of moles of the reactants are equal to the number of moles of the product, then Kc has no unit। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का, और हमारे पास जो है आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका यूनिट है। तो इसमें हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि ये रेशो है प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की, और इसमें जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनको हम रिस्पेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन की पावर बना देते हैं। तो ये हमारे पास Kc आ गया। Kc के लिए ये है कि Kc सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। फिर हमने यूनिट्स डिस्कस किए कि एक स्क्वायर ब्रैकेट यानी मोलर एक्टिव मास जो हम लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होता है। तो अगर Kc का यूनिट नहीं होगा अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की तादाद बराबर होगी, और अगर तादाद बराबर नहीं है तो Kc का कोई ना कोई यूनिट होगा। हमने 2 एग्जांपल से ये साबित किया। पहले एग्जांपल में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर थे, Kc का कोई यूनिट नहीं था, और दूसरी में हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं थे, तो Kc का कोई ना कोई यूनिट आ गया। ये था आज का टॉपिक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।